आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि गोदावरी और कृष्णा नदी के पानी के हक की एक एक बूंद को इस्तेमाल किया जाएगा। 6 अक्टूबर को एपेक्स काउंसिल इजलास की हिकमत अमली को खतियत देने के लिए वज़ीर आला ने आज एक आला सतही इजलास तलब किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना के ज़राई शोबे और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो भगवान से भी लड़ने के लिए तैयार है। तेलंगाना तहरीक का ताल्लुक़ पानी से है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आबपाशी निज़ाम को मुस्तहकम करते हुए ज़ाया होने वाले पानी से बंजर अराज़ियात को सब्ज़ व शादाब बनाया जा रहा है। कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी का तेलंगाना के हक़ के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि एपेक्स काउंसिल के इजलास में मुअस्सर नुमाइंदगी और दलाइल पेश किए जाएँ। इस इजलास में रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार, हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, CMO के सेक्रेटरीज नरसिंह राव और भूपाल रेड्डी, आबपाशी के मुशीर SK जोशी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार, ENC मुरलीधर राव ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश में दलित खातून की असमत रेजी और कत्ल के वाक़े के बाद उनके अफराद ख़ानदान वालों को दिलासा देने के लिए पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर पुलिस बर्बरियत के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद में ज़बरदस्त एहतजाज किया। सदर तेलंगाना PCC उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन ने टैंक बंड के करीब कैंडल मार्च मुनक़िद करने की कोशिश की, जिसके बाद उत्तम कुमार रेड्डी समेत दीगर कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने BJP के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर गांधी भवन के रूबरू अफरा तफरी देखी गई। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए दलितों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली कांग्रेस पार्टी के कायद राहुल गांधी पर हमला और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करने की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि खाती पुलिस ओहदेदारों को फौरी बरतरफ किया जाए। इसी दौरान यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव और दीगर कारकुनान BJP ऑफिस पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। यूथ कांग्रेस के कारकुन मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस कश्मकश में अनिल यादव की खमीस फट गई। एक बड़ा शर्मनाक बात है जिस तरीके से एक लड़की, दलित लड़की, 19 साल की लड़की, उसके साथ जो दलिंदर उसके ऊपर जो गैंग रेप किया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि 15 दिन गुजर गए, उसको जान से मारने की कोशिश की, लड़ते लड़ते वो लड़की अपनी जान खो बैठी। गांव में जब लेकर आए, पूरे हिंदुस्तान के लोग शर्म से सर झुका रहे हैं जिस तरह से उनके साथ रवैया जो पुलिस का था। माँ बाप गिड़गिड़ा के रोने लगे, फिर भी लड़की को कपड़े में लपेटकर अपने घर में जाने उसकी बॉडी को घर में जाने से रोका। माँ बाप गिड़गिड़ा के रोने लगे, परवाह नहीं की, उनको घर में बंद करके रातों रात उस लड़की को जला दिया है। मैं समझता हूं कि
इतनी शर्मनाक बात आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुई है। और ये मोदी सरकार जो मोदी बचाओ बेटी बचाओ के नारे देती है और बेटियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं और खासकर दलित लड़कियों के साथ जो इस तरह से हो रहा है, जाति हो रही है, इसको पूरी तरह से कंडेम करने की जरूरत है। और उस खानदान को, उसके लड़की के जो परिवार के लोग हैं उनको पूरी तरह से इंसाफ दिलाना सबकी जिम्मेदारी। ఒక దళిత యువతి మీద అక్కడుండే పెత్తందారులు దాడి చేసి అత్యాచారం చేసి దారుణంగా హత్య చేస్తే వాళ్ళని అరెస్టు చేసి ఉరికంబం ఎక్కించాల్సిన బీజేపీ ప్రభుత్వం యోగి నరేంద్ర మోడీ వాళ్ళని కాపాడడమే కాకుండా ఏ దళిత బిడ్డ అయితే అత్యాచారానికి హత్యకు గురైందో ఆమెను హాస్పిటల్ నుంచి శవాన్ని దవాఖానా నుంచి హర్తాజ్ గ్రామానికి తీసుకెళ్లి కుటుంబానికి కూడా ఇవ్వకుండా కుటుంబ సభ్యులకు కడసారి చూపు కూడా శవాన్ని చూపించకుండా ప్రత్యక్షంగా పోలీసులు తీసుకెళ్లి అర్ధరాత్రి పూట దహనం చేయడము, శవాన్ని కాలబెట్టడము ఇది దుర్మార్గమైన చర్య। ఈ దుర్మార్గమైన చర్యకు రేపుకు పాల్పడి కొంతమంది దుర్మార్గులు ఒడిగడితే సాంప్రదాయాలను చట్టాలను ఉల్లంఘించి ఆ కుటుంబానికి కడసారి చూపు కూడా దక్కకుండా మోడీ యోగి ఇద్దరు కలిసి ఆ కుటుంబానికి తీరని అన్యాయం చేసిండ్రు। ఈ అన్యాయానికి గురైన కుటుంబానికి యూపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా నిలబడకపోను కనీసం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు। इस एहतजाज के दौरान कांग्रेस पार्टी के नामपल्ली इंचार्ज फिरोज खान और उनके कुछ गुंडों ने एक सहाफी पर हमला कर दिया। एएनआई के रिपोर्टर अब्दुल बशीर से पहले और फिर हमला कर दिया। पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की और बार बार कहा गया कि वो एक रिपोर्टर पर हमला ना करें, लेकिन फिरोज खान और उनके हामियों ने लगातार बदकलामी की और दीगर कायदीन और पुलिस की मौजूदगी में एएनआई के रिपोर्टर पर हमला किया। हम इस हमले की वीडियो का पूरा ऑडियो आपको नहीं सुना सकते क्योंकि फिरोज खान और उनके साथियों ने अल्फाज कम और गालियों का इस्तेमाल ज्यादा किया। मीडिया वाले रिपोर्टर
मरकजी काबीना के सेक्रेटरी राजीव गौबा ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों पर जोर दिया कि वो कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही पैदा करने और लोगों में तब्दीली लाने के लिए एक वसी मुहिम चलाएं। मरकजी काबीना के सेक्रेटरी ने आज मुख्तलिफ रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ अवामी सेहत से मुतालिक कोविड-19 पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने चीफ सेक्रेटरियों पर जोर दिया कि वो बीमारी पर काबू पाने पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि इक़्तिसादी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू होने के साथ साथ त्यौहार का मौसम और मौसम सरमा करीब आ रहा है। अवाम में कोरोना के खौफ को ख़त्म करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड टेस्ट करवाने की तरगीब दें। लोगों में मास्क पहनने, जिस्मानी फासले को बरकरार रखने, ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत वगैरह के बारे में लोगों में आगाही पैदा करना चाहिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, मेडिकल हेल्थ सेक्रेटरी रजवी, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ श्रीनिवास राव और दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर और खम्मम नलगुंडा वरंगल ग्रेजुएट काउंसिल नशिस्तों के लिए ग्रेजुएट वोटर्स के नामों के इंदराज का अमल आज से शुरू हो चुका है, जो 6 नवंबर तक जारी रहेगा। 2017 तक ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले हर कोई शख्स अपना नाम इंदराज करवा सकते हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने अपना नाम इंदराज करवाया। प्रगति भवन में डिप्टी कमिश्नर को अपने तफसीलात फराहम की। इस मौके पर राम मोहन के अलावा दीगर मौजूद थे। KTR ने इस बार वोटिंग फीसद में इजाफे पर जोर दिया। उन्होंने 6 नवंबर तक हर एक ग्रेजुएट का नाम इंदराज करवाने पर जोर दिया। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने वनप्रति तहसीलदार दफ्तर में अपना नाम इंदराज करवाया। इनके अलावा दीगर ग्रेजुएट्स ने भी अपना नाम इंदराज करवाया। खम्मम के तहसीलदार दफ्तर में वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने अपना नाम दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि दही इलाके हों या शहरी इलाके, हर एक को इन इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम दर्ज करवाए। काउंसिल रुकन P महेंद्र रेड्डी ने तांदूर तहसीलदार दफ्तर पहुँचकर अपना नाम इंदराज करवाया। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने GHMC दफ्तर पहुंचकर अपना नाम इंदराज करवाया। इनके अलावा दीगर सियासी कायदीन और आम ग्रेजुएट्स ने अपने नाम एंटर करवाए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली आज सुबह पुराने शहर की बल्दिया ऑफिस सरदार महल पहुंचकर अपना नाम ग्रेजुएट वोटर्स लिस्ट में रजिस्टर करवाया। बाद मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने कहा कि अनकरीब हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर ग्रेजुएट हल्के काउंसिल के इंतखाबात होने वाले हैं, जिसके पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने ग्रेजुएट वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में इंदराज करवाने का प्रोग्राम शुरू किया है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए वो आज यहाँ अपनी डिग्री के सर्टिफिकेट के साथ आए हैं। कोई बिना सिग्नेचर आया तो उसके पास भेजे थे, मैंने ओरिजिनल लेके कर रहे थे। ऐसा 1-2 नंबर रख देते इसमें हमारे पास, उसको रेफर कर रहे थे। ओरिजिनल उन्हें बताया कि साइन करके सर रजिस्टर्ड ऑफिसर सर। हाँ उन्हें सर पहले से पहले सर डिपार्टमेंट सबमिट करना है। साइन डिजिटल डेटाबेस टू बी साइन बाय गेस्टेड ऑफिसर। सर
करता हूँ। वजीर एक्साइज बी श्रीनिवास गौड़ ने आज शख्सी तौर पर जीएचएमसी के दफ्तर पहुंचकर हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर ग्रेजुएट के इंतखाबी हल्के के लिए अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि 2017 से पहले ग्रेजुएशन मुकम्मिल करने वाले सभी अफराद को अपना नाम दर्ज करवाना चाहिए। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि रियासतों को दी जाने वाली आईजीएसटी की 25,000 करोड़ 58 लाख रुपए की रकम को फौरन जारी करने जीएसटी काउंसिल से सिफारिश करने का मुतालबा किया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के इजलास में वजीर हरीश राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। इजलास में आईजीएसटी के सेटलमेंट पर तवज्जो दी गई। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना को आईजीएसटी के तहत 2,638 करोड़ फौरी जारी किए जाए। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल में इसको एजेंडे के तौर पर शामिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासतों को दी जाने वाली रकम को कॉन्सोलिडेटेड फंड्स में जमा करने पर कैग ने भी गलत करार दिया था। इसमें भी तेलंगाना को 210 करोड़ रुपए जारी किए जाने हैं। हरीश राव ने कहा कि मुकम्मिल आईजीएसटी की रकम जारी करने के लिए इक़दाम करने का इजलास से मुतालबा किया। इस इजलास में फाइनेंस सेक्रेटरी और दीगर मौजूद थे। इस इजलास में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के दीगर अरकान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, ओडिशा के वजीर फाइनेंस ने शिरकत की। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि मरकजी ज़राई क़वानीन के खिलाफ 2 अक्टूबर को रियासत गिर एहतजाज किया जाएगा। जूम ऐप के जरिए मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स के दफातर या फिर गांधी मुजस्समे के पास एहतजाज मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए क़वानीन में किसानों के लिए अक़ल तरीन कीमतों का जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए छोटे किसानों को ज़्यादा नुकसान होगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर की इन क़वानीन पर मुखालिफत संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर को असेंबली का इजलास फौरी बुलवाना चाहिए और आर्टिकल 254(2) के तहत इन क़वानीन के खिलाफ करारदाद पेश करते हुए रियासती हुकूमत को इसके मुतबादिल क़वानीन तैयार करने चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जुमे के दिन एहतजाजी प्रोग्राम में कांग्रेस का हर कारकुन शामिल होगा और उन्होंने कहा कि ये एहतजाजी प्रोग्राम 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। रियासत गिर क़वानीन के खिलाफ दस्तखती मुहिम चलाई जाएगी। 14 नवंबर को कांग्रेस सदर सोनिया गांधी 2 करोड़ किसानों के दस्तखत के साथ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दुब्बाक असेंबली ज़मनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार का ऐलान 2 दिन में किया जाएगा। इस इंतखाब में कामयाबी दर्ज करते हुए तारीख रकम की जाएगी। साथ ही ग्रेजुएट काउंसिल निश्चितों के इंतखाबात के लिए सब कमेटी का जुमे को ऐलान किया जाएगा। कमेटी की सिफारिशात पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। అదే విధంగా వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చాం। అదే విధంగా ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వ్యవసాయానికి ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చిన విషయం కూడా నేను గుర్తు చేస్తున్నాను। ఆనాడు ప్రతి పంట ప్రతి గింజ ఎంఎస్పీకి మద్దతు ధరకి కొన్న విషయం కూడా ఒకసారి నేను మీ అందరికీ గుర్తు చేస్తున్నాను। మిత్రులారా, గత 2-3 వారాల నుంచి మీరు చూస్తున్నారు, ముందు ఆర్డినెన్స్లు తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాత పార్లమెంట్లో కొత్త చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో రైతులకి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి తీసుకొచ్చిందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం। 3 చట్టాలు, 2 నేరుగా రైతుల పేరుతో ఉన్న చట్టాలు, ఒకటి ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అని చెప్పి ఈ 3 చట్టాల ద్వారా నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో రైతాంగానికి తీవ్రంగా నష్టపరిచి తమ కార్పొరేట్ మిత్రులకి, అదానీకి, అంబానీకి, అమెజాన్కి, వాల్మార్ట్కి మేలు చేసే ప్రక్రియ చేపట్టిన విషయం నేను మనం చేస్తున్నాను। రేపు దేశవ్యాప్తంగా ఈ రైతు వ్యతిరేక చట్టాలని ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి దేశవ్యాప్తంగా మా ప్రియతమ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో రేపు ఈ రైతు వ్యతిరేక చట్టాల మీద, అదే విధంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా
ఏ విధంగా మరి రైతులని మోసం చేసిందో ఎండగట్టడానికి రేపు 2వ తారీఖు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. మిత్రులారా, జిల్లా కేంద్రాల్లో గాంధీ విగ్రహం దగ్గర కానీ రేపు గాంధీ జయంతి సందర్భంగా లేక కలెక్టరేట్ ఎదుట కానీ ఈ నిరసన రైతుల పక్షాన చేయాలని చెప్పి మీ అందరినీ కోరడం జరుగుతుంది. ఈ చట్టాల గురించి కొంత మీకు నేను వివరిస్తాను. तेलंगाना बीजेपी के रुकने काउंसिल रामचंद्र राव ने दावा किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आइंदा इंतखाबात में उनकी पार्टी 80 डिवीजन्स पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि सर्वे में पता चला है कि मेयर के ओहदे पर बीजेपी का कब्जा होगा। उन्होंने कहा कि कई डिवीजन्स में क़ब्ल-अज़ कामयाब कॉरपोरेटर्स की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन नहीं है। रामचंद्र राव ने कहा कि टीआरएस ने हैदराबाद का नुकसान किया है और शहर की तरक्की के लिए 60,000 करोड़ रुपए की रकम का गलत इस्तेमाल किया गया। सिर्फ थोड़ी सी बारिश पर ही हैदराबाद में ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। वुज़रा झूठी तशहीर कर रहे हैं। पिछली बार जो हैदराबाद की जनता ने उन्हें जिताया, 100 के 100 मैं बोलता हूं कि ये सब ने जो है आज तक हैदराबाद में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो उनको बधाई दे सके। उन सब ने गलत काम किया है, सबका ऊपर करप्शन चार्ज है और सब जो लोग हैं जो करप्शन के साथ साथ लापरवाही बर्ताव कर रहे हैं। उनके लापरवाही के कारण हैदराबाद में जब बारिश गिरा था, इस बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन अगर बारिश गिरता है तो 2 लोगों की मौत होती है। तो इस तरह का जो माहौल आज हैदराबाद में है, इसका कारण कौन है? इसका कारण है जीएचएमसी, इसका कारण है स्थानीय पार्षद यानी कि कॉरपोरेटर्स, इसका कारण है हमारे जो मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं केटीआर साहब, जो बार बार लोगों को गुमराह करते हैं झूठ बोलकर। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि आप 60,000 करोड़ रुपया आज हैदराबाद के आपने डेवलपमेंट के लिए खर्च किया बता रहे हैं। आपने ब्रिज बनाया, ठीक है, हम ब्रिज की तारीफ करते हैं, लेकिन आप हमारे जो घरों में जो नाला आना पानी उसका क्या हो रहा है? हमारे घरों के सामने जो सड़कें हैं उसका क्या हो रहा है? आज हमारे जो बच्चे जो बाहर खेलते हैं तो उनका ड्रेनेज सिस्टम उसका क्या हो रहा है? आज इस ड्रेनेज सिस्टम का हो, सड़कों का हो या पानी का हो, ये जो सब जो डेवलपमेंट है सब रुका हुआ है। केवल आप 4-5 पुलों को बनाकर, ब्रिज को बनाकर आप हैदराबाद की तरक्की बोल रहे हैं। हमारा यही कहना है कि हैदराबाद की जो तरक्की है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही हो सकती है। आज देश में जो सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत कर अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, वो सब जो है हैदराबाद शहर से वो सुंदर है और अच्छी तरह वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो हैदराबाद फिल्म अदाकार प्रकाश राज ने मुसन्निफ टी भरानी की जानिब से दिए गए ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करते हुए शादनगर में अपने खेत में अपने बेटे के साथ मिलकर पौधा लगाया। इस ग्रीन इंडिया चैलेंज को दरअसल टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार ने शुरू किया, जिसका मकसद सरसब्जी और शादाबी में इजाफा है। इस चैलेंज के हिस्से के तौर पर कोई भी अहम शख्सियत की जानिब से पौधा लगाते हुए तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होता है और मजीद 2 अफराद को ग्रीन चैलेंज देना होता है। जिनको ग्रीन चैलेंज दिया गया हो वो अफराद पौधा लगाते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और फिर वो दूसरों को ग्रीन चैलेंज देते हैं। इस तरह ये चैलेंज बढ़ता जाता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 3,42,41,660 हो गई है, जबकि इस मौजी वायरस से अब तक 10,20,114 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 63,12,584 हो गया, जबकि 98,678 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 1,93,600 हो गई है, जबकि 1,135 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मंगल के रोज़ 2,214 नए मामले सामने आए थे और 8 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 29,058 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अब तक 1,63,406 अफराद इस मौजी वायरस से सेहतियाब भी हो चुके हैं। ऑनर किलिंग यानी गीरत के नाम पर कत्ल के मामले में पुलिस ने अवंती के वालिद और चचा को 6 दिन के लिए पुलिस तहवील में ले लिया है। तहकीकात के दौरान लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि हेमंत से अवंती के ताल्लुकात का पता चलने के बाद उन्होंने उसे घर तक महदूद रखा था।
लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि किसी तरह अवंती घर से फरार होने में कामयाब हो गए और हेमंत से शादी कर ली। लक्ष्मण रेड्डी ने पुलिस को बताया कि चूंकि हमारा खानदानी विकास जिंदगी से ज़्यादा अहम है कि इस तरह शादी कर लेने से हम कॉलोनी में रहने वालों का सामना करने से कासिर थे, इसीलिए हेमंत को मार डाला। पुलिस अवंती के बाप लक्ष्मण रेड्डी मुलजिमीन को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। नवाब मोहम्मद काजिम अली खान वल्द नवाब मोहम्मद जाफर अली खान सदर अंबेडकर नेशनल कांग्रेस का तवील अदालत के बाद आज सुबह शहर के एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बाउमर 76 साल इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा कल बाद नमाज जुमा मस्जिद कादरिया फर्स्ट लांसर्स में अदा की जाएगी और तदफीन खबरस्तान हजरत सरदार बेग साहब किबला आगापुरा में उनके नाना हजरत गुलाम गौस मोहिउद्दीन शमसी मिर्ज़ाई के अहाते में अमल में आएगी। वो 3 माह से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। उनको मज़हब और मजहबी सरगर्मियों से गहरी दिलचस्पी थी और गुज़िश्ता 15 साल से हर साल हज व ज़ियारत रोज़े नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल होती रही। वो शहर की समाजी, सियासी, अदबी व सहाफ़ती सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। निज़ाम कॉलेज से तालीम की तकमील के बाद यूथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। साबिक़ चीफ मिनिस्टर जलगम वेंगल राव और साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव के करीबी और बाएतिमाद रुफ़क़ा में शुमार होते थे। बाबरी मस्जिद के निज़ाम के बाद कांग्रेस से दूरी इख्तियार कर ली और 1997 में अंबेडकर नेशनल कांग्रेस का क़याम अमल में लाया। मुल्क की 18 रियासतों में इसकी शाखें कायम हुई। उनको अक़लियती तबक़ात के मसाइल की यकसोई से गहरी दिलचस्पी थी और इस मकसद के लिए कई ट्रस्ट कायम किए थे। आखिरी दिनों में हैदराबाद में सर सैयद यूनिवर्सिटी के क़याम का काम शुरू किया था। उर्दू ज़बान के छोटे अखबारात की सरपरस्ती किया करते थे। दिल्ली और शुमाली हिंद में कई अखबारात की तरक्की में उनका बड़ा रोल रहा। इस मकसद के लिए साउथ इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन कायम की और उसके तहत कई सरगर्मियों का अहतमाम किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मसाजिद की खिदमत से मुंसलिक अफराद के अलावा शायरों व अदीबों और सहाफ़ियों की मदद किया करते थे। उन्होंने TV चैनल अम्बेडकर न्यूज़ और एक तेलुगु अखबार वॉइस ऑफ अम्बेडकर शुरू किया। दिल्ली में हिंदी अखबार भी उनकी इदारत में शाये होता है। वो हमदर्द और मुखैर शख्सियत थे। उनके इंतकाल से शहर के सियासी व समाजी हलकों में रंजो गम की लहर दौड़ गई है। IPL के 13वें सीजन का 13वां मैच में मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को 48 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर मुंबई ने 192 रन का टारगेट दिया था। जवाब में पंजाब 8 विकेट पर 143 रन ही बना सका। पंजाब के खिलाड़ी मुंबई की ये सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले मुंबई ने पंजाब को 2016 में 25 रन से हराया था। वहीं रोहित शर्मा IPL में 5000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बने। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।